हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है विंड एंड फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ विंड डायरेक्शंस। विंड क्या है और विंड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंड की कि विंड क्या है। भूपृष्ठ के सहारे क्षैतिज बहती हुई हवा को विंड कहते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब में जैसे ही क्षैतिज अंतर आता है उसी के कारण हवाएं चलने लगती हैं। जिस प्रकार जल अपना तल बराबर रखने के लिए ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की ओर बहता है, उसी प्रकार हवा भी वायुदाब में संतुलन को बनाए रखने के लिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलने लगती हैं। एक डेफिनेशंस है त्रिवार्था के अनुसार। त्रिवार्था ने क्या कहा है कि पवने वायुदाब की विषमता को दूर करने में प्रकृति के प्रयासों को दिखाती है, यानी कि जो वायुदाब में विषमता है उसको दूर करने के लिए प्रकृति के प्रयासों को दर्शाती है। ये त्रिवार्था के शब्द हैं। पवनों के नाम उनकी दिशा के अनुसार रखे जाते हैं, यानी कि पवनें जिस भी डायरेक्शंस पे से आएगी उसी डायरेक्शंस के अनुसार उस विंड का नाम रखा जाता है। जैसे हमारी 8 डायरेक्शंस हैं, इन 8 डायरेक्शंस के नाम पर ही पवनों की दिशा जो है वो रखी जाती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी डायरेक्शंस, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ से आने वाली हवा है उसको हम उत्तरी पूर्वी हवा कहेंगे। अगर हम उत्तर की तरफ से आने वाली हवा को उत्तरी हवा कहेंगे, पूर्व की तरफ से आने वाली हवा को पूर्वी हवा कहेंगे। फिर है हमारा दक्षिणी पूर्वी हवा, फिर नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी हवा, दक्षिणी पश्चिमी हवा और उत्तर पश्चिमी हवा। टोटल हमारी क्या है 8 डायरेक्शंस है और इन्हीं डायरेक्शंस के नाम पर हवाओं की जो दिशा है वो निर्धारित की जाती है कि जिस भी दिशा से हवा आएगी उसी के अनुसार उस हवा का नाम रख दिया जाता है। अगर हम बात करें कि वायु धाराएं लगभग वर्टिकल डायरेक्शंस में विद्यमान जो हवा है उस हवा को हम एयर करंट कहते हैं, वायु धाराएं कहते हैं। वायु धाराएं और हवाएं दोनों ही मिलकर वायु में एक सर्कुलर सिस्टम स्थापित करती हैं। अब हम बात करते हैं कि हवाएं जो हैं उनको नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की जो हमारी अर्थ है वो क्या है, स्टेबल नहीं है और हमारा जो धरातल है उसका ऊंचावच भी क्या है, एक समान ऊंचाव न होने के कारण, यानी कि पर्वत पठार मैदान नहीं होते तो क्या है, हवा जो है उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ लगभग समदाब रेखाएं जो है 90 डिग्री का कोण बनाती हुई चलती। बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो अनस्टेबल है, स्थिर नहीं है और वो अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है और जो धरातल है वो भी क्या है, विषम है, जिसके कारण धरातल की विषमता के कारण पवनों की जो दिशा है और पवनों की गति है वो क्या है, प्रभावित होती है। अब दिशा और गति जो प्रभावित होती है तो उसके लिए कुछ फैक्टर हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कोरलिस इफेक्ट, थर्ड फैक्टर है सेंट्रीपिटल एक्लेरेशंस, फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ लैंड फ्रिक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की। दाब प्रवणता बल की, दाब प्रवणता बल क्या है कि कोई भी दो समदाब रेखाएं के दो बिंदुओं के बीच वायुदाब में जो डिफरेंस है, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उन वायुदाब में जो भी अंतर है उस अंतर के कारण जो अंतर है, या यूं भी कह सकते हैं कि किन्हीं 2 समदाब रेखाओं के 2 बिंदुओं के बीच वायुदाब का जो डिफरेंस है उसको हम दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता को हम बैरोमीट्रिक स्लोप के नाम से भी जानते हैं, बैरोमीट्रिक स्लोप भी हम इसको कह सकते हैं।
यह हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में होता है, क्षैतिज दिशा में होता है। और दाब प्रवणता जो है वो पवन के संचरण का जो प्रवाह है उससे उसका गहरा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हवाएं जो हैं अधिक दाब प्रवणता से हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ क्या है, चलती हैं। अगर हम इसी एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझें तो यहाँ 1021 मिलीबार और यहाँ क्या है 1009 मिलीबार वायुदाब है। तो विंड क्या है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, या यूं भी कह सकते हैं अधिक दाब प्रवणता से निम्न दाब प्रवणता की ओर चलती हैं। वायु दाब प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा विंड की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर प्रेशर ग्रेडियंट जो है अगर कम होगा तो विंड की स्पीड भी कम हो जाती है। दाब प्रवणता बल से ही पवनों को चलने के लिए क्या है, एक बल मिलता है और इसी बल को क्या है, दाब प्रवणता बल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कॉर्लिस इफेक्ट, कॉर्लिस का प्रभाव। 1835 में सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे गुस्ताव गैस्पर डी कॉर्लिस, जिन्होंने कहा था कि जो हवा और समुद्री धाराएं वो क्या है, सीधी रेखा में नहीं चलती, सीधी रेखा में न चलकर वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी मूल डायरेक्शन से क्या है, उनकी जो मूल दिशा है उससे वो विक्षेपित हो जाती हैं। और विक्षेपण जो है वो वास्तव में एक बल नहीं है, वो एक पृथ्वी का भूघूर्णन का एक आभासी प्रभाव है। और इस प्रभाव के कारण ही हवाएं जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, यानी कि नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या है वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी को सिद्ध करने के लिए क्या है, फेरल ने का नियम है जो 1856 में फेरल के द्वारा दिया गया था। और इसी तरह से क्या है, बाइस बेल्ट नियम है जिसके द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवनों की ओर पीठ करके अगर खड़ा हो जाए तो उच्च वायुदाब उसके दाईं तरफ होगा और जो निम्न वायुदाब है उसके बाईं तरफ होता है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसके बिल्कुल उल्टी स्थिति होगी, बिल्कुल इसके विपरीत होता है। और कॉर्लिस का जो प्रभाव है वो इक्वेटर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर कम होता है और ध्रुवों के ऊपर ज़्यादा होता है। कॉर्लिस का प्रभाव इक्वेटर के ऊपर कम और पोलर के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कॉर्लिस का प्रभाव जो है वो विंड की डायरेक्शन, गति के अनुपात में होता है। पवन की गति जितनी ज़्यादा होगी कॉर्लिस का प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा होगा और अर्थात विक्षेपण भी उतना ही अधिक हो जाता है। अगर पवन की स्पीड कम हो जाती है तो उसका कॉर्लिस का प्रभाव कम हो जाएगा, विक्षेपण भी कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण जो है वो वृत्ताकार समदाब रेखाएं में पवनों पर अभिकेंद्रीय जो त्वरण है उसका प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिलता है, क्योंकि बाहर से केंद्र की ओर पवनें चलती हैं। चक्रवात जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और इस बल के प्रभाव से ही जो निम्न वायुदाब के चारों ओर घूमते हुए वायुकण हैं वो निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलते हैं। यानी कि पवन सेंट्रीपिटल फोर्स में तो क्या है, पवनें बाहर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की, यानी कि बाहर से केंद्र की तरफ चलती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बाहर से अंदर से बाहर की तरफ चलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूघर्षण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लैंड
फ्रिक्शंस। लैंड फ्रिक्शंस की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा धरातल जो है वो क्या है, विषम है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, बहुत तरह के अवरोध आते हैं और घर्षण पैदा होता है विंड के मार्ग में। तो इससे हमारी जो हवाएं हैं फ्रिक्शंस और ऑब्स्टिकल्स के कारण, अवरोध के कारण, तो पवनों की जो गति और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाती है, दोनों में बदलाव आ जाता है। कभी कभी तो हमें हवाएं क्या हैं झोंकों के रूप में अनुभव होती है, कभी कभी हवाएं क्या हमें रुकी हुई सी लगती हैं। इस प्रकार जो हमारा भूतल है उसके ऊपर पाए जाने वाले पर्वत और पठार या मैदान जो हैं वो पवनों की डायरेक्शंस को परिवर्तित कर देते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे भारत के दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी जो मानसून पवनें हैं, जैसे ही वो मध्य भारत में एंटर करती है, मध्य भारत में एंटर करने के बाद जैसे ही वो उत्तर की तरफ चलती हैं, तो उत्तरी भारत के अंदर हिमालय पर्वत क्या है, एक अवरोध का काम करता है। और जैसे ही पवनें क्या हैं इससे टकराती हैं, तो पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाती हैं और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें अपनी की दिशा बदल कर, इनकी जो डायरेक्शंस है वो बदल कर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने लगती हैं। अगर हम बात करें महासागरों की, महासागरों पर अवरोध नहीं है, कोई भी अवरोध नहीं है। अवरोध न होने के कारण वहाँ पे फ्रिक्शंस भी कम है, यानी कि घर्षण भी कम है, और पवनों की जो गति है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि और पवनें जो हैं वो न्यून कोण बनाती हुई हमारी समदाब रेखाएं हैं उनके बिल्कुल लगभग समानांतर वो बहती हैं। और स्थलखंड के उबड़ खाबड़ जो धरातल है उस पे पवनों का जो स्पीड है, यानी कि विषम जो धरातल होगा तो पवनों की स्पीड, वेग जो होगा वो कम होगा। और अगर हमारा समतल धरातल है, समतल धरातल के ऊपर या महासागरों के ऊपर पवनों की गति जो है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं पवनों के प्रकार, यानी कि हमारी पवनें जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से हमारी जो पवनें हैं वो 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की। सबसे पहली पवनें हैं स्थायी पवनें, जिसको हम परमानेंट एंड प्रिवेलिंग विंड भी कहते हैं, परमानेंट पवनें। दूसरी पवनें हैं आवर्ती पवनें। थर्ड पवनें हैं हमारी आवर्ती पवनों के बाद है स्थानीय पवनें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पवनें, यानी कि परमानेंट विंड। परमानेंट जो विंड हैं ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली पवन है सन्मार्गी पवनें, फिर है हमारी पछुआ पवनें, फिर है हमारी ध्रुवीय पवनें। सन्मार्गी पवनें हैं, इन पवनों को हम ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनों के नाम से भी जानते हैं। पछुआ पवनें वेस्टर्लीज विंड और पोलर विंड, फिर है हमारी पोलर विंड। अब हम तीसरी जो पवनें हैं का टाइप्स है वो है हमारी आवर्ती पवनें। आवर्ती पवनें मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली है हमारी मानसून पवनें, फिर मानसून पवनें, उसके बाद है मानसून पवनों के बाद आती है हमारी स्थल समीर और जल समीर, फिर थर्ड है हमारी पर्वत समीर था घाटी समीर, और तीसरे नंबर की जो पवनें हैं, तीसरे प्रकार की जो पवनें हैं वो हैं स्थानीय पवनें, यानी कि लोकल लेवल पे चलने वाली पवनें। लोकल लेवल पे चलने वाली पवनों में सबसे पहले हैं, जैसे ये पवनें होती है, कुछ पवनें होती हैं गर्म पवनें होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। जैसे इनमें अगर बात करें लू, चिनूक, फॉन, मिस्ट्रल, बोरा, हरमंट, सिराको आदि जो हैं कुछ हमारी लोकल पवनें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकल पवनों के बाद, हम इन विंड पवनों के बारे में डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम पवनों के प्रकार की डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।